it consists of a huge number of slits. इसमें जी ह्यूज नंबर ऑफ स्लिट्स होती है, ठीक है। उसके बाद अगली बात, लेजर लाइट की अच्छी बात ये होती है कि इसके साथ सिंगल स्लिट की जरूरत नहीं होती। क्यों? ये ऑलरेडी कोहेरेंट होती है। लेजर लाइट इज ऑलरेडी कोहेरेंट, सो अ सिंगल स्लिट इज नॉट नीडेड। अ लेजर लाइट इज projected perpendicularly to a diffraction grating that diffracts and overlaps to form a pattern of interference। अच्छा, अब इसमें कुछ सवाल जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। पहला सवाल, वाई लेजर क्यों? वो इसलिए कि लेजर की जो बीम्स होती हैं या जो उसमें वेव्स होती हैं वो आपस में, जी बेटा, वो आपस में इन फेज और कोहेरेंट होती है। तो लेजर में सारे क्रेस्ट और सारे ट्रफ एक साथ चल रहे होते हैं। तो लेजर की प्रॉपर्टी ये है कि उसमें जो लाइट की क्रेस्ट और ट्रफ हैं वो एक साथ चल रहे होते हैं। स्प्रेड भी नहीं होते, और अगर आप उस पर परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं तो ये इस तरह से होते हैं। जबकि जो कॉमन लाइट होती है ना, उसके जो क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं वो रैंडम होते हैं, आगे पीछे होते हैं। अच्छा, यानी कि अगर ये एक लेजर की बीम है तो इसके ऊपर जो क्रेस्ट और ट्रफ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे। जैसे ये पूरी जगह क्रेस्ट होगी और ये पूरी जगह क्या होगी, ट्रफ। हमारा जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, अगर हम उसके अंदर लेजर यूज कर लें तो क्या सिंगल स्लिट की जरूरत होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि सिंगल स्लिट ने जो काम करना था वो लेजर खुद ही कर देगा। यानी कि आप यूं कह लें कि ये है डबल स्लिट। इस डबल स्लिट के ऊपर अगर पीछे से हम लेजर डाल दें तो लेजर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इधर अगर क्रेस्ट पहुंचेगा तो नीचे ऑटोमेटिकली क्रेस्ट पहुंचेगा। लेजर की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ऊपर क्रेस्ट पहुंचेगा तो नीचे भी क्या पहुंचेगा, क्रेस्ट ही पहुंचेगा। ये लेजर की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर डबल स्लिट पे हम ऑर्डिनरी लाइट डालते हैं तो उसमें यह होगा कि पाथ की वेरिएशन होगी और कोई लाइट की रे यहां पे होगी, कोई यहां पे होगी। समझ आ रहे लेजर का और इस लाइट का फर्क? स्कैटर्ड होती है ये लाइट, क्या होती है, स्कैटर्ड, रैंडम एंगल्स। तो यहां पे क्या पहुंचेगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, इट इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। दोनों का फर्क समझ आ गया? लेजर और कॉमन लाइट का फर्क नजर आ रहा है इस ड्राइंग से? लेजर बस कंस्ट्रक्टिव फॉर्म करेगी। हाँ, लेजर कंस्ट्रक्टिव नहीं, लेजर में जो S1 और S2 होगी उसकी स्टेट आइडेंटिकल होगी, जबकि कॉमन ऑर्डिनरी लाइट में रैंडम स्टेट्स होंगी। देखो लेफ्ट वाली ड्राइंग देखो, ये कौन सी लाइट है, नॉर्मल लाइट, कॉमन लाइट।
कॉमन लाइट के अंदर क्या होती है? स्कैटर्ड बीम्स। क्या होती है? और लेजर के अंदर क्या होती है? कोहेरेंट बीम्स। सारी लाइट आपस में कोहेरेंट। आई थिंक इसको देख के आपको बात समझ आ रही है। कोहेरेंस होती है, मतलब लेजर अगर आप किसी चीज पे डालते हैं तो उस चीज के ऊपर उस जगह पे सारे जो पॉइंट्स हैं वो इन फेज होंगे। लेजर के सारे पॉइंट्स आपस में क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी या कॉमन लाइट है उसके सारे पॉइंट इन फेज नहीं। फर्ज करें मेरे हाथ पे अगर हम लैंप की लाइट डालते हैं तो किसी जगह पे क्रेस्ट होगा, किसी जगह पे ट्रफ होगा। लेजर डालेंगे तो सारे क्रेस्ट एक साथ होंगे, सारे ट्रफ एक साथ होंगे। ये हो गया वाई लेजर। दूसरा क्वेश्चन लिखो, वाई शुड, पहला सवाल हो गया वाई लेजर, और दूसरा आप लिख लें वाई परपेंडिकुलर। लेजर को परपेंडिकुलर होने की क्या जरूरत है? वाई इट शुड बी परपेंडिकुलर। पहला सवाल क्या था कि लेजर क्यों हो, दूसरा सवाल क्या है? परपेंडिकुलर क्यों हो, किसी और एंगल पे क्यों ना हो। तो उसका आंसर आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। फर्ज करें आपके पास एक जाली है और उस जाली के ऊपर आपने लाइट डाली। ये जो जाली होती है इसको कहते हैं ग्रेटिंग, और इसमें जो सुराख होते हैं उनका साइज कितना होता है? लाइट की वेवलेंथ के इक्वल। क्यों? क्योंकि अगर साइज वेवलेंथ के इक्वल होगा तो ही डिफ्रैक्शन होगी, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होगी। अच्छा, ये हो गई यहां तक कहानी। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये जाली वाली बात, ये जिस तरह रोशनदान है, ये देखो ये सामने वाला, तो इसको जाली कहते हैं। तो इसके अंदर जो है क्या है? सुराख है सारे, जिस तरह डबल स्लिट था, ये सारे एपर्चर्स हैं। आप मुझे ये बताओ, जो कैमरास होते हैं उसके अंदर देयर आर 2 एपर्चर्स, 3 एपर्चर्स। मॉडर्न कैमरास जो है आजकल के जो फोन्स हैं उसमें 3 एपर्चर, 4 एपर्चर होते हैं। और हमारे जो कैमरास के एपर्चर हैं वो क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। ये एपर्चर्स ही हैं, बहुत सारे एपर्चर्स एक लाइन में हैं और ये रेक्टेंगुलर। अब बताओ, और इन सारे एपर्चर्स का जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल है। मतलब ये है कि आपने एक प्लास्टिक की शीट ली, उसके अंदर सुराख कर दिए, और हर सुराख का जो साइज था वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल था। ये नवंबर वाले बच्चों की क्लास है, बट इफ यू वांट टू टेक दैट यू कैन, इट्स अप टू यू। लाजमी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, हिम्मत है तो फिर हिम्मत करो। अच्छा बेटा, इसका जो सुराख का साइज है वो कितना होगा? तो यार जाली में ना सुराख काफी है, ठीक है, लेकिन सुराख जो है वो बड़े केयरफुली किए हैं, और एक सुराख का जो साइज है वो 1 माइक्रोमीटर है। यानी कि हर एक सुराख जो है ना, आप यूं समझो 1 मिलीमीटर के अंदर हमारे पास 1000 लाइंस है। 1 मिलीमीटर के अंदर कितनी लाइंस है? 1000। जस्ट थिंक अबाउट दैट। 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, उसमें 1000 लाइंस। ये वो चीज है, ये जूम्ड इन है। ये जो हमने व्यू दिखाया हुआ है ये क्या है? ये व्यू है जूम्ड इन। और ये जो इसका जो साइज है वो किसके इक्वल होगा? ये साइज होगा वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल। यानी कि जो सुराख है इनका साइज कितना बड़ा होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल। दैट इज अराउंड 1 माइक्रोमीटर। अब तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आ गई है। प्लास्टिक लेके उसके ऊपर सुराख कर दिए, रेक्टेंगुलर सुराख कर दिए, होल रेक्टेंगुलर है, लेकिन होल्स का जो साइज है वो किस में है? माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर, और बीच में लाइंस है। और 1 मिलीमीटर में कितने होल्स किए हैं? 1000। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है, ये मशीन से करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर तो आप लाइट डालते हैं परपेंडिकुलर तो क्या होगा, और अगर तो आप लाइट डालते हैं एंगल पे तो क्या होगा? मतलब ये है, अब ये जो चीज है ना जिसको हम इतना बड़ा दिखा रहे हैं, इतनी बड़ी नहीं होती, ये होती है 2 to 3 मिलीमीटर की चीज। कितनी बड़ी होती है? 2 to 3 मिलीमीटर, छोटी सी चीज होती है। और इसके ऊपर जब लेजर डालते हैं, अगर इसके ऊपर लेजर की बीम हम डालते हैं यू, ये बना दो। अभी लेजर का इसके साथ क्या एंगल बन रहा है बताओ? 90 पे डालिए। लेजर की बीम हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ किस एंगल पे डाली है?
ये हमने डाली है 90 डिग्रीज पे। ये जो ब्लैक कलर की चीज है इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और जो रेड कलर की हमने रे डाली हुई है ये क्या है, लेजर। तो हमने जी लेजर लाइट डाली है किस पे, ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अगर ये लाइट हम परपेंडिकुलरली ना डालें और एंगल पे डाल दें तब क्या होगा। एंगल वाली ड्राइंग भी बना देते हैं। फर्ज करें आपने, ये थी आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और इंस्टेड ऑफ दैट कि आप लाइट को परपेंडिकुलरली डालें, आपने लाइट को एंगल पे डाल दी। दोनों ड्राइंग्स में क्या फर्क है, एक में आपने लाइट को किस एंगल पे डाला हुआ है, एंगल पे, और दूसरे में क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर। दोनों केसेस में क्या फर्क पड़ेगा, मैं बताता हूँ। दोनों केसेस में ये फर्क पड़ेगा। रियान तुम अगर बताना चाहते हो तो बताओ, नहीं कोई मसला नहीं, बता दो बेटा। जब लाइट होगी परपेंडिकुलर, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ और आपने केयरफुली एक बार देखना है। पहले केस में जो सुराख थे उन पे लाइट पड़ रही है परपेंडिकुलर, तो उससे क्या होगा। दूसरे केस में जो सुराख थे उन पे लाइट पड़ रही है एंगल पे, तो क्या होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि फर्क क्या पड़ेगा और आपको बात समझ आ जाएगी, और फिर आप डिसाइड कर लेंगे कि लाइट को किस तरह पढ़ना चाहिए। यहां पे लाइट आपने एज अ पैरेलल बीम्स डाली हुई है, यहां पे लाइट आपने एंगल्स पे डाली, बीम्स इधर भी पैरेलल ही बनाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी है क्या। जब आपने लाइट परपेंडिकुलरली डाली हुई है तो लाइट का जो पाथ डिफरेंस है वो 0, या ज्यादा आसान जबान में, लेजर या किसी भी लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, खासतौर पे लेजर की। अगर आप उस पर ये वाली लाइन बनाते हैं, इसको कहते हैं वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसको, वेव फ्रंट। और इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब के सब इन फेज होते हैं, दे आर द क्रेस्ट, ऑल ऑफ देम आर द क्रेस्ट। ऊपर वाले क्रेस्ट कहां पे होंगे, परपेंडिकुलर। ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट। आगे बात समझ। एक वेवलेंथ के बाद फिर आपको क्या मिलेंगे, क्रेस्ट 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 क्रेस्ट। इधर पहुंचा क्रेस्ट, इधर क्या पहुंचेगा क्रेस्ट, इधर क्या पहुंचेगा क्रेस्ट। ऊपर आते हैं, यहां पे फिर से क्रेस्ट थे। अब एक मसला ये हुआ कि ये तो क्रेस्ट था, इसका क्रेस्ट ये वाला यहां पे था, ये वाला यहाँ। अब एंगल के हिसाब से दूसरी रे और तीसरी रे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। एंगल के हिसाब से एंगल चेंज करोगे तो डिस्टेंस भी वेरी करेगा। फर्ज करें जी, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं कि इसने λ/2 एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया। इसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया, λ/2 एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया, तो इस पे तो ट्रफ पहुंचेगा। फिर आती है बात समझ। अच्छा, फिर नीचे वाली जो है उसने फिर कितना ट्रेवल कर लिया, एक्स्ट्रा 1 लैम्डा, क्योंकि λ/2 1 लैम्डा हो गया। उस पर फिर से क्या पहुंच गया, क्रेस्ट। तो क्या फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा कि जब आपने लेजर को परपेंडिकुलर रखा तो जितने भी होल्स थे वो आपस में इन फेज थे। जब आपने एंगल डिवेलप किया तो एंगल की वेरिएशन के साथ जो स्लिट्स थी उनका आपस में फेज शिफ्ट डिवेलप होने लगा, वो इन फेज नहीं। बात समझ आ गई। तो परपेंडिकुलर लेजर होने का फायदा क्या मिला, all the holes or apertures or the slits will be in phase। और अगर लाइट परपेंडिकुलर नहीं होगी तो जो स्लिट्स होंगी वो आपस में इन फेज नहीं होंगी और उनके रैंडम फेजेस होंगे। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जितने फार्मूले हैं दे आर बेस्ड ऑन द स्लिट्स बीइंग इन फेज। तो हम ये समझते हैं कि जितने भी एपर्चर्स हैं दे आर 1000 10,000 मिलियन, ऑल ऑफ देम आर इन फेज। अगर वो इन फेज ना हो तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मैथमेटिक्स, फार्मूले और अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं। बात क्लियर। तो इनका इन फेज होना इज कंपल्सरी। यार तुम बताओ, जब हमने लेजर को परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो पहली जो होल थी या एपर्चर थी उसको हम S1 कहते हैं, उस पे क्या पहुंचा, सारू पे क्रेस्ट। जब हमने एंगल डिवेलप किया फिर क्या हुआ, फिर सब डिफरेंट होने लगे। जो देखो हमें नहीं, हाँ हमें नहीं पता कि कहां पे क्या पहुंचे। देखो एक्स्ट्रा पाथ λ/4 भी हो सकता है। अगर एक्स्ट्रा पाथ λ/4 हुआ तो क्रेस्ट मीन पोजीशन, ट्रफ मीन पोजीशन, फिर क्रेस्ट।
समझ आ गई बात? और अगर पाथ डिफरेंस रैंडमली हुआ, λ/8, λ/7 कुछ भी, तो रैंडम फेजेस हो जाएंगे। समझ आ गई बात? तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेजर का परपेंडिकुलर होना क्यों कंपल्सरी है, आप कहेंगे सो दैट ऑल द स्लिट्स इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग शुड बी इन फेज, सो दैट ऑल द एपर्चर्स आर इन फेज। लिख लें इसका आंसर। तो क्या था सवाल कि लेजर का परपेंडिकुलर होना क्यों कंपल्सरी है? तो हम कहेंगे कि लेजर को परपेंडिकुलर पढ़ना चाहिए ताकि बीम ऑफ लेजर, the beam of laser should be perpendicular to the diffraction grating. The beam of laser should be perpendicular to the diffraction grating so that all the slits in the grating must be in phase, ताकि जो ग्रेटिंग की स्लिट्स हैं वो आपस में क्या हों, इन फेज। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि फर्ज करें आपके पास एक ही जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है और पार्शियल भी हो रही है, तो आपको नजर कौन सी आएगी, कंस्ट्रक्टिव या पार्शियल? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस होती है। आपको नजर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव आती है। मैं आसान जबान में बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आपके पास व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है और येलो कलर। आपको अगर येलो कलर और ब्लैक कलर ओवरलैप करे, नजर कौन सा आएगा, ब्लैक। और अगर व्हाइट कलर भी ओवरलैप करेगा तो आपको व्हाइट नजर आएगा। व्हाइट और ब्लैक का जो इंपैक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप यूं समझ लें कि पार्शियल, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में से आपके लिए विजिबल क्या होगा, आपके लिए विजिबल होगा, जैसे अगर हम इंसान की शक्ल की बात करते हैं, इंसान की शक्ल के ऊपर हमें वो वाले पैटर्न्स विजिबल नजर आते हैं जो प्रोमिनेंट पैटर्न्स होते हैं। अगर आप किसी बंदे के करीब जाके देखो तो उसकी स्किन के ऊपर बहुत सारे पैटर्न है जो आपको नजर भी नहीं आते। ठीक है, तो जब आप इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो तो आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ही नजर आता है, पार्शियल जो है वो विजिबल नहीं होता। अब इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा किस तरह का, उस पे आते हैं। लिखो इंटरफेरेंस पैटर्न विद अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इंटरफेरेंस पैटर्न विद, थोड़ा सा तेज लिखना है, विद अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसकी दो तरह की अंडरस्टैंडिंग है जो आपने समझनी है, और मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको समझा सकूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये थी जी ग्रेटिंग। अगर लेजर को हमने इसके परपेंडिकुलर डाला, अगर लेजर को हमने इसके परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो जितने भी सुराख हैं हमारे पास, सारे सुराख आपस में इन फेज होंगे या नहीं होंगे? सारे सुराख आपस में इन फेज होंगे। यहाँ पे क्रेस्ट, 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 यहाँ पे भी क्रेस्ट कर दो कॉपी। अच्छा, अब होगा क्या, अब आपने ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ देखना। अब आपने यहां से आगे ड्रॉ नहीं करना, जब मैं कहूं तब ड्रॉ करना है, सिर्फ देखना है। अगर फर्ज करें ये जो होल्स हैं इनका साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेरेबल है, तो लाइट फैलेगी या नहीं फैलेगी? यहां पे लाइट फैलेगी, ये भी लाइट फैलेगी। अच्छा, फिर दूसरे पे क्या होगा, यहाँ पे भी लाइट फैलेगी। तो जब लाइट फैलेगी तो उसका ओवरलैप होगा या नहीं होगा? उसका ओवरलैप भी होगा। लेकिन ओवरलैप किसका किसके साथ होगा? डिफरेंट एंगल्स पे जो लाइट्स हैं उनका ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप पता है कि किसका होता है? जो सेम एंगल्स पे लाइट है। मैं इसको यूं कहूंगा, आप जब अपने सर के बालों को देखते हैं तो उनका आपको एक कंबाइंड पैटर्न नजर आता है या नहीं आता? सर के जो बाल हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन जब आप उनको दूर से देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? कंबाइंड पैटर्न। और वो कंबाइंड पैटर्न बनता कैसे? जो पैरेलल में बाल होते हैं वो आपस में साथ साथ दिखाई देते हैं।
यहां पे भी ऐसे होगा। जो बात मैं कर रहा हूं अब आपने वो बात देखनी है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनका गैप इतना कम होता है, इनका जो गैप है वो होता है माइक्रोमीटर में। अगर इनका गैप माइक्रोमीटर में होता है, मैंने दो लाइनें बनाई और मैंने कहा जी इन दो लाइनों का जो गैप है वो है 1 माइक्रोमीटर का। 1 माइक्रोमीटर कितना बड़ा होता है? अगर हम अपनी फिजिकल वर्ल्ड में बात करते हैं, हमारी फिजिकल वर्ल्ड में इनका जो असल में डिस्टेंस है वो हमारे बालों से भी कम होगा। तो ये लाइनें अलग अलग दिखाई देगी या एक ही जगह पे? ये ओवरलैप्ड है, ये ऑलरेडी ओवरलैप्ड है। बेटा 1 माइक्रोमीटर जो है ना वो इतना छोटा डिस्टेंस है कि आप उसको फिजिकल वर्ल्ड में रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। तो फर्ज करें ये जो मैं अगर यहां पे बात करूं, एक रे है यहां पे, एक रे है यहां पे, क्या ये ओवरलैप करेंगी या नहीं करेंगी? आई से नो, ये नहीं करेंगे, ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ये अलग अलग दिखाई देंगे। ये वो वाले दो बाल हैं जो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये आपको साथ साथ दिखाई नहीं देंगी, ये कॉमन पैटर्न नहीं बनाएगी। अच्छा इसी तरह अगर बात की जाए, एक जा रही है ये वाली, एक जा रही है ये वाली, क्या ये ओवरलैप करेंगी? ओवरलैप कौन सी करेंगी? जो सेम एंगल्स पे। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ अगर ये है 30 पे, तो इसके साथ जो दूसरी नजर आएगी हमें वो भी 30 वाला। और आपको पता है इनका जो फिजिकल लाइफ में डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस होगा तकरीबन 1 माइक्रोमीटर का। तो क्या ये अलग अलग दिखाई देंगी या एक दूसरे के ऊपर है? बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। तो फिजिकल लाइफ में ये तो हम समझने के लिए गैप बना रहे हैं, अदरवाइज इनका गैप है ही नहीं। तो पैटर्न बनेगा कैसे? पैटर्न ऐसे बनेगा कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो लाइट जाएंगी वो आपस में करेंगी ओवरलैप और पैरेलल रेज हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगी, साथ दिखाई देंगी। लेकिन एक मसला है, फर्ज करें अगर मैं एक बीम बनाता हूं, ये साथ में एक बीम बनाता हूं, ये इसके साथ मैं तीसरी बीम बनाता हूं, ये मेरा आपसे सवाल ये है कि यहाँ पे इंटेंसिटी है 3, यहाँ पे इंटेंसिटी है -1, यहाँ पे इंटेंसिटी है 4। आपको ये तीनों जो इंटेंसिटीज हैं इनका नेट दिखाई देगा या ये तीनों इंडिविजुअली दिखाई देगा? इन तीनों का नेट दिखाई देगा। और आपको यहाँ पे नजर क्या आएगा? आपको यहाँ पे नजर आएगा एक सिंगल लाइन, और उसकी वैल्यू कितना होगी? उसकी वैल्यू होगी 3 - 1 + 4, कितना बन गया? आपको 6 नजर आएगी। तो ये तीनों आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगी, ये तीनों आपको मिलके कॉमन पैटर्न दिखाएंगे। और वो कॉमन पैटर्न प्रोमिनेंट कब होगा? जब इन तीनों का या तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पार्शियल वाला इंटरफेरेंस इतना वीक होगा कि वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में गुम हो जाएगा, आपको नजर भी नहीं आएगा। तो आपको क्या पैटर्न नजर आएगा? आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक अल्टरनेट पैटर्न नजर आएगा, और वो कहां पे होगा वही हमने फाइंड आउट करना है। अब जो रेस आपस में कंबाइन करेंगी उनकी बात करते हैं। फर्ज करें ये जो पहली जगह है इसकी, ये वाली डायरेक्शन जो है ये आपस में ओवरलैप करेगी। अब आप बनाते जाओ, अब आप बनाते जाओ, ये सारी रेस क्या करेंगी? आपस में ओवरलैप करेंगी। अब इनका कैसे ओवरलैप होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनको अगर कह दें A1, फिर A2, फिर A3, मैं इनको क्लासिफाई कर रहा हूं एज A4, A5, A6, A7, A8। ये A वाली सारी हमें अलग अलग दिखाई नहीं देगी, ये सब ओवरलैप करेंगी और हमें इनका एक सिंगल पैटर्न नजर आएगा। आगे आते हैं, फर्ज करें हम एक सर्टेन डायरेक्शन लेते हैं, उसको कह देते हैं थीटा। ये ऊपर की तरफ थीटा, नीचे की तरफ होगा या नहीं होगा? नीचे की तरफ भी होगा। इसके साथ इसका कौन सा ओवरलैप करेगा? जो बिल्कुल उसी एंगल पे हो, यानी कि जो पैरेलल रेज हैं वो ओवरलैप होके वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी बिल्कुल, और उनका जो ओवरलैप है वो आपको दिखाई देगा। और वो आपको दिखाई तभी देगा जब वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव होगा, पार्शियल वाला गुम हो जाएगा। तो आपने फोकस किस पे करना है? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। मेरी बात सुनो, हमारे बालों के अंदर जो डैंड्रफ होता है, थोड़ा सा दूर से देखो, नजर आता है? नहीं आता ना, क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर इज प्रोमिनेंट। ठीक है, ब्लैक कलर के अंदर जो बाकी कलर्स हैं वो उनको छुपा देता है।
तो ब्राइट लाइट और डार्क लाइट, जहां पे डार्क पैटर्न बनेगा वो भी विजिबल होगा, ब्राइट पैटर्न बनेगा वो भी विजिबल होगा, जो पार्शियल वाला है वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो बीच में छुप जाएगा। अच्छा, अब इसका फिर इनके साथ कौन सा ओवरलैप करेगा? इसका भी ओवरलैप करेगा ये वाला, इनको हम बी कह देते हैं। B1 ओवरलैप करेगा B2 के साथ, वो ओवरलैप करेगा B3 के साथ, वो ओवरलैप करेगा B4 के साथ, वो ओवरलैप करेगा B5 के साथ, वो ओवरलैप करेगा B6 के साथ, वो ओवरलैप करेगा B7 के साथ, वो ओवरलैप करेगा B8 के साथ। और इनका ओवरलैप कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा या पार्शियल होगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। और कैसे डिपेंड करता है वो हमने एक्सप्लेन करना है अभी। थीटा पे डिपेंड करता है कि इनका ओवरलैप कौन सा होगा, तो बी वाले सारे आपस में ओवरलैप करेंगे और दे विल मेक अ सिंगल पैटर्न। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसी तरह किसी और एंगल पे अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल थीटा की जगह ये एंगल है अल्फा, थीटा की जगह ये एंगल कौन सा हो गया? अल्फा। अब इस अल्फा एंगल पे जो रेज होंगी वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल। और इनका फर्ज करें, मैं इनको सी कहता हूं, C1 C2, फिर C3, फिर C4, फिर C5, फिर C6। ये C1 C2 C3 C4 C6 आपको अलग अलग दिखाई देंगे या सिंगल पैटर्न नजर आएगा? इसका भी आपको नजर आएगा सिंगल पैटर्न। ठीक है, तो इनका जो एंगल अल्फा होगा वो डिटरमिन करेगा कि इनकी जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी या पार्शियल होगी। अच्छा, मैं आपको सिर्फ दो चीजें समझाऊंगा, आपने मेरी बात सुनी है। थीटा एंगल को हम डिफाइन करते हैं जहां पे होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अल्फा हम डिफाइन कर देते हैं जहां पे होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मेरी बात समझ आ गई? हमने क्या डिफाइन करना है कि किन किन जगहों पे होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और किन किन जगहों पे होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप यूं करें, कॉपी हो गया, इसके नीचे लिख दो कि ऑल एज का क्या मतलब हुआ? A1 A2 A3 and so on will overlap। जो हमने A वाली बीम्स बनाई हुई वो सब क्या करेंगी? ओवरलैप करेंगी। इन द सेम मैनर ऑल बीज, बी वाले कौन कौन से जो सेम डायरेक्शन में, जो पैरेलल है, उसमें B1 हो गया और B2 हो गया और B3 हो गया और सो ऑन, ये आपस में क्या करेंगे? विल ओवरलैप। और सारे सीज क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप करेंगे। अब इनके ओवरलैप का रिजल्ट क्या होगा वो थीटा और अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इनके ओवरलैप का रिजल्ट क्या होगा वो किस पे डिपेंड करता है? थीटा और अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। लाइट फैलेगी। अच्छा, मैंने तो सिर्फ 3 रेज बनाई हुई है, 3 डायरेक्शन बनाई हुई है, असल में कितनी डायरेक्शन होंगी? इनफिनिट। असल में कितनी डायरेक्शन होंगी? इनफिनिट। और उन इनफिनिट डायरेक्शंस में हर जगह पे या तो हो रही होगी कंस्ट्रक्टिव, या हो रही होगी डिस्ट्रक्टिव, या हो रही होगी पार्शियल। अगर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ना होगी तो फिर कौन सी होगी? फिर पार्शियल होगी। हमारा काम किसके साथ है? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के साथ। यहां तक बात क्लियर? अब एक हेडिंग लो, लिखो वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ आ गई? अगर आप चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो थीटा को कितना होना चाहिए? बोर्ड पे देखो, मुझे आप ये बताएं। मैंने सिर्फ ये स्लेट्स ले ली और सिर्फ इन्हीं की बेसिस पे बात करता हूँ। नहीं, आप सिर्फ बोर्ड पे देखो, ड्रॉ बाद में करना। मुझे बताओ, जब लेजर को आपने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो हर सुराख के ऊपर सेम पॉइंट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? तो क्या मैं कह सकता हूं इनिशियली ऑल ऑफ देम आर इन फेज? इनिशियली ऑल ऑफ देम आर इन फेज। अब अगली बात करते हैं। ये तो हो गई ओरिजिनल डायरेक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? एंगल थीटा की। यही बात है ना? ये तो हो गई ओरिजिनल डायरेक्शन। अब एक सर्टेन एंगल थीटा पे क्या होगा? मेरी बात सुने, ये मैंने एक रे ले ली जो किस एंगल पे चली गई?
एंगल थीटा पे चली गई। फिर मैंने ये एक रे ले ली जो कि किस एंगल पे चली गई, थीटा पे। ये भी थीटा पे चली गई और ये भी किस पे चली गई, थीटा पे। ये मैंने रे ले ली, बल्कि अभी मैं आगे नहीं जा रहा, मैं यहां पे रुक गया। ओवरलैप किस किस पॉइंट का होगा? ओवरलैप होता है परपेंडिकुलर पॉइंट्स का। ओवरलैप किसका होता है? परपेंडिकुलर पॉइंट्स का। उसकी वजह, अगर आप इन दोनों को आपस में मिला दें तो कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे दोनों हाथों को आपस में मिला दें तो फिंगर्स सारा कुछ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर मैं इन दोनों रेज को ओवरलैप करवाता हूं तो कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो वो इस तरह से है कि अगर हम इनके ऊपर बनाते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, फर्ज करो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इस पॉइंट के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन का कौन सा पॉइंट ओवरलैप करेगा? ओवरलैप का मतलब है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो आपको जो नजर आएगा उसमें ये पॉइंट फर्ज करें P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S और ये पॉइंट T एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे होंगे। दे आर द ओवरलैपिंग पॉइंट्स, दे आर द ओवरलैपिंग पॉइंट्स। और क्योंकि इनका डिस्टेंस माइक्रोमीटर है तो ये पॉइंट अलग अलग है ही नहीं, ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर पहले से हैं। बात क्लियर? अब अगर P है क्रेस्ट और Q है ट्रफ तो कौन सी इंटरफेरेंस? अगर P है क्रेस्ट और Q है ट्रफ तो कौन सी इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव। अगर P है क्रेस्ट और Q भी है क्रेस्ट तो कौन सी इंटरफेरेंस? डिस्ट्रक्टिव। अब ये डिसाइड कैसे होगा? P क्रेस्ट है ये हमें पहले से पता है, बताओ क्यों? P क्रेस्ट है ये हमें पहले से पता है, P तो स्टार्टिंग पॉइंट है। P क्रेस्ट है ये हमें पहले से पता है। अगर फर्ज करें ये है S1, ये है S2, ये है S3, ये है S4, ये है S5। फर्ज करें S2 से लेके Q तक जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है लैम्डा बाई 2 के, तो बताओ Q क्या होगा? अगर आप क्रेस्ट से स्टार्ट करते हैं और लैम्डा बाई 2 आगे जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा यहां पे ट्रफ मिलेगा। एग्रीड और नॉट? समझिए ये बात। अगर फर्ज करें ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 हो गया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्रफ मिलेगा। व्हाट इफ दिस डिस्टेंस इज 1 लैम्डा, फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको क्रेस्ट मिलेगा। तो मुझे बताएं, अगर P जो है वो तो क्रेस्ट है, क्या P को हम चेंज कर सकते हैं? P को चेंज करना पॉसिबल है या नहीं है? नहीं है पॉसिबल, P तो उसके स्टार्ट में है। लेकिन अगर हम एंगल को चेंज करेंगे तो S2Q का डिस्टेंस चेंज होगा चेंज या नहीं होगा? और S2Q का जो डिस्टेंस है वो डिसाइड करेगा कि Q की स्टेट क्या होगी। S2Q का डिस्टेंस डिसाइड करेगा कि Q की स्टेट क्या होगी। अब S2Q का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा? अब आपने मेरी बात अच्छी तरह सुनी है, बोर्ड पे फोकस करना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा, हम इस एंगल को डिफाइन करते हैं। मैं एक ड्राइंग बनाता हूं जिसमें आपने इस एंगल पे फोकस करना है। ये है, ये सीधी लाइन, इसके साथ मैंने ये एंगल बना दिया थीटा। फिर नीचे से सीधी लाइन और इसके साथ भी रे का मैंने क्या एंगल बना दिया? ये मैंने दोनों रेस को पैरेलल कर दिया। एक सेकेंड, मुझे रेस को करना है पैरेलल सो दैट एंगल सेम है। ये भी मैंने एंगल कर दिया थीटा। अब थोड़ा सा आप रुक जाए। फर्ज करें यहां पे मैं बनाता हूं परपेंडिकुलर। ये मैंने क्या बना दिया? परपेंडिकुलर। इसका ये वाला एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल भी कितना है? 90। बताओ अगर ये 90 है तो अंदर वाला एंगल कितना होगा? क्विक आंसर। अगर मैंने ये वाला एंगल कर दिया 90 ना, तो ये अंदर वाला एंगल भी कितना होगा? बेटा ये तो 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा तो नहीं होगा ना। ये जो एंगल है ये बनेगा 90, ठीक है, क्योंकि हमने जो लाइन बनानी है ना इस तरह की, ये देखो ये जो लाइन है ये हमने बनानी है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम आते हैं अगली बात के बीच वाले जो एंगल्स हैं वो क्या बनेंगे। अब फर्ज करें अगर हम रिलेट करना चाहते हैं इस वाले एंगल को जो कि है थीटा, इसको अगर हम रिलेट करना चाहते हैं इस वाले एंगल के साथ, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। बताओ क्यों? क्योंकि
ये जो एंगल है ना रेड लाइंस का, ये 90 है। इसमें से आपने बीच में से थीटा निकाल दिया, तो बताओ ऊपर वाला कितना रह गया? 90 माइनस। ये बात समझ। तो अब देखो, अगर मैं एंगल्स दोबारा लिखता हूं, तो जब एंगल देख लिए काम हो गया, बस आपने एंगल्स पे फोकस करना है। ये वाला एंगल हुआ 90, ये वाला एंगल हुआ 90, ये वाला एंगल नीचे वाला हो गया थीटा, ये वाला एंगल हो गया 90। तो ये वाला एंगल कितना हुआ बताओ जरा? ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब देखो, एक एंगल है 90, दूसरा है 90 माइनस थीटा। ऊपर वाला कितना होगा? ये वाला। ये वाला एंगल बन जाएगा, अगर हम इस एंगल को डिफाइन करते हैं, इसको x कह देते हैं, चलें, x प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आखिर में आंसर आ जाएगा थीटा। बेटा इस सारी कहानी में मैंने ये बात समझानी थी कि जो एंगल आपकी रे का होगा वही एंगल परपेंडिकुलर का ऊपर से बनेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आपका ये एंगल होगा थीटा, तो ये एंगल भी कितना बनेगा? थीटा ही बनेगा। एक बार देखो, आइए समझ, दोबारा बताऊं या क्लियर है? अच्छा फर्ज करें, अब अगर ये एंगल थीटा हो गया, तो जरा ये देखें, अगर मैं स्लिट्स के इस गैप को डी कह देता हूं, और ये एक रे हो गई, ये एक रे हो गई, और मैं यहां पे एक लाइन बनाता हूं, कंसीडरिंग दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा अकॉर्डिंग टू दिस थीटा। यहां तक मैं रुक गया, यहां तक बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अच्छा, अब अगर ये लाइन है डी, क्या मैं इस जगह को पाथ डिफरेंस कह सकता हूं? सारी कहानी इसी की थी ना, ये पाथ डिफरेंस है या नहीं है? फॉर एग्जांपल यहां पे क्रेस्ट है, ये पॉइंट है पी, क्यू पे क्या होगा वो डिपेंड करता है इस पाथ डिफरेंस पे, इसी को हमने डिफाइन करना है। फर्ज करें मैं इस पाथ डिफरेंस को x कह देता हूं, क्या कह देता हूं? मैं इस पाथ डिफरेंस को x कह देता हूं, ये एंगल है 90। बताओ x और d का आपस में रिलेशन क्या बनेगा? कोई कॉन्सेप्ट, x और d का रिलेशन बताओ क्या बना? साइन ऑफ थीटा। बेटा आप खुद सोचें और मुझे बताएं, थीटा के हिसाब से d क्या बनेगा? थीटा के हिसाब से d बनेगा, देखो 90 तो ये बन गया ना, d बनेगा आपका h, अच्छा, और ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर, और बेस कौन सा बनेगा? ये बनेगा। साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा? x ओवर t के। तो ना ना बेटा, थीटा के ऑपोजिट। आप ट्रायंगल के एंगल्स पे फोकस करो। 90 कहां पे? देखो जरा, 90 कहां पे? 90 के जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? 90 के जो ऑपोजिट होता है वो h होता है। एंगल के जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो एंगल के साथ होता है वो बेस होता है, ठीक है। अब इस राइट ट्रायंगल में, आप इस राइट ट्रायंगल पे सोचेंगे, राइट ट्रायंगल में 90 के अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज h, और एंगल के साथ वाला होता है बेस या एडजेसेंट, एंगल के अपोजिट वाला होता है अपोजिट या परपेंडिकुलर। तो इस राइट ट्रायंगल को एक बार देख लो, अगर हम थीटा की बात करते हैं तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, बताओ, x ओवर d। तो x किसके इक्वल हो गया? d साइन थीटा। अच्छा, अब आज की जो पूरी कहानी थी उसकी आखिरी बात, ठीक है, आज की जो पूरी कहानी थी उसकी आखिरी बात, वो आखिरी बात आपने बोर्ड पे फोकस करना है अच्छी तरह से। जो बेटा x जो है ना, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो अगली रे ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाली रे है ये वाली, इसने ट्रेवल किया इतना, अगली रे जो है उसका जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, देखो इस पॉइंट ने ओवरलैप किया इस पॉइंट के साथ, तो नीचे वाली रे ने एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल किया? वो x है, और x किसके इक्वल आ रहा है? d साइन थीटा के। x किसके इक्वल आ रहा है? d साइन थीटा के। अब आप ये देखें, अब फर्ज करें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर ये होती है आपकी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और कहानी ये चलती है कि इनका जो गैप होता है वो होता है डी डी आपस में, ये डी, ये डी, ये डी, ये डी और ये डी, किसी भी सर्टेन एंगल पे। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल लाइट के साथ हम किसी भी चले जाते हैं सर्टेन एंगल पे, किसी भी सर्टेन एंगल पे जो रेस का पाथ का डिफरेंस होगा
कितना पाथ आगे पीछे होगा, कितना पाथ ज्यादा कम होगा, उसका हिसाब किताब ये है कि अगर हमने एंगल थीटा ले लिया तो इसका और इसका जो आपस का पाथ डिफरेंस होगा वो होगा, ये दो पॉइंट करेंगे ओवरलैप, और नीचे वाली रे जो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी ये होगा, ये डिस्टेंस होगा d टाइम्स साइन थीटा। ये कितना होगा d टाइम्स साइन थीटा। अब थोड़ा सा रुक जाओ, इसके नीचे वाली रे जो उसी एंगल पे जा रही है, इसकी नीचे वाली रे जो उसी एंगल पे जा रही है, इसकी नीचे वाली रे जो उसी एंगल पे जा रही है, इसकी नीचे वाली रे जो उसी एंगल पे है, नीचे वाली रे जो उसी एंगल पे है। अब जो पॉइंट ओवरलैप करते हैं दे आर दीज पॉइंट्स। अब इसने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, d साइन थीटा। अच्छा, अब फर्ज करें ये तो मैंने ली थी ट्रायंगल, ये वाली, ये तो मैंने ये वाली ट्रायंगल ली। अगर मैं तीसरी रे की बात करता हूं और मैं ट्रायंगल सिलेक्ट करता हूं फॉर एग्जांपल ये वाली, तो इसमें क्या बनना था, हाँ जी इसका 2d बनना था। तो उस हिसाब से फिर डिस्टेंस कितना होना था, 2d साइन थीटा। नीचे आ जाओ, अगर मैं तीसरी वाली लाइन लेता फिर कौन सा बनना था, फिर ये बनना था, और ये डिस्टेंस कितना हो जाता, 3d साइन थीटा। अगर मैं इसकी जगह नीचे वाली लाइन लेता फिर ट्रायंगल कौन सी बननी थी, दानियाल तुम्हें समझ आ रही है बात? अगर ये ट्रायंगल बनती और मैं इसको सॉल्व करता तो फिर यहां पे कितना बनता, 4d साइन थीटा। यानी कि अगर हम पहली रे से कंपेयर करते हैं, अच्छा ये देखो 3d साइन थीटा 4d साइन थीटा, आपस का गैप कितना हुआ, d साइन थीटा। किसी भी दो रेस का जो पाथ का डिफरेंस या पाथ का गैप है वो कितना बनेगा, देखो इसका हमने किया 0, फिर d साइन थीटा 0, d साइन थीटा, d साइन थीटा, d साइन थीटा 2d साइन थीटा, d साइन थीटा। तो इनका आपस का गैप कितना बनता जा रहा है, d साइन थीटा का। अब ये हो जाएगा 5d साइन थीटा, ये हो जाएगा 6d साइन थीटा, बस करने लगे खत्म। अगर d साइन थीटा लैम्डा के इक्वल होगा तो इनके गैप्स क्या बनते जाएंगे, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। अगर d साइन थीटा लैम्डा बाई 2 होगा तो लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, यानी कि d साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगी इनके पाथ्स का जो डिफरेंस बनेगा वो उसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे d साइन थीटा अगर 1 लैम्डा के इक्वल हो गया तो फिर क्या बनेंगे इनके गैप, और d साइन थीटा कितना होगा, d तो फिक्स है, किस पे डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर, थीटा थीटा। बेटा देखो d तो फिक्स है, क्या d चेंज होगा, पीछे से लाइट आएगी, क्या फ्रैक्शन ग्रेटिंग का d फिक्स है, लेकिन जब लाइट स्कैटर करेगी स्प्रेड करेगी तो एंगल वेरी करेगा ना डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे हमने जब पहली ड्राइंग बनाई थी उसमें हमने क्या दिखाया था, एक एंगल है अल्फा और एक एंगल है थीटा। तो अल्फा थीटा के अलावा इस तरह होगा 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री के इन बिटवीन सारे एंगल एग्जिस्ट करेंगे। और किसी भी एंगल पे जब पाथ का गैप या d साइन थीटा हो जाएगा 1 लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव, d साइन थीटा हो जाएगा लैम्डा बाई 2 तो कौन सी हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव। कहानी समझ आ गई? तो ये है जी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की कहानी। कल इसके फॉर्मूले और बाकी चीजें देखेंगे। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? चलिए पिछला पेज ये लो, ये था हमारा पहला पेज। सर वो d sin थीटा जहां पे अच्छा वो जो ट्रायंगल बनाई थी ये वाला, मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद बगैर आई थिंक मैं ये चीज नहीं समझा सकता था, मेरा अपना ये ख्याल है ना, क्योंकि अगर मैं सीधा फॉर्मूला बताता तो समझ ना आती कि क्या करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, आई थिंक इस तरह ज्यादा बेहतर है। अब दिमाग में है ना कि लाइट फैल रही है, पैरेलल रेज मिल रही है और उनका जो पाथ का डिफरेंस आ रहा है हम उसको ले, इसके आगे कल इंशाल्लाह। टीचिंग में यहाँ दो बातें हो सकती है, या तो प्रैक्टिस करो या समझाओ। समझाने में टाइम लगाओगे तो प्रैक्टिस का टाइम बचेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करवाते हो और समझाते नहीं हो तो बच्चा फिर भी कंफ्यूज रहेगा, फायदा नहीं है। प्रैक्टिस बच्चा खुद, अगर टीचर प्रैक्टिस करवाएगा ना फिर समझाएगा कौन, फिर टीचर के पास समझाएगा। कोई एक चीज कर सकते हो, या तो आप वर्कशीट्स लेके आओ प्रैक्टिस करो, वो तो फिर आप रट्टे मिलवा रहे हो, वो तो रट्टे हो। बच्चे को पता किसी चीज का नहीं है, आप उसको फॉर्मूले लगवा के बस सवाल करवाए जा रहे हो, वो तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम।
हो जाए ये ग्रेडिंग वाली कहानी आ गई समझ। ये सुराख होते हैं जिससे लाइट फैलती है, ठीक है। जब लाइट फैलती है तो उसकी जो पैरेलल रेज होती है वो एक ओवरलैप करके एक पैटर्न नजर आती है, तो उसमें जो परपेंडिकुलर पॉइंट्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं। और कौन सा पॉइंट जब मिलेगा, किस पॉइंट से क्रेस्ट मिलेगा, ट्रफ से तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, ब्लैक लाइन बनेगी। अगर क्रेस्ट मिलेगा क्रेस्ट के साथ व्हाइट लाइन, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, एंगल पे, क्योंकि एंगल के हिसाब से डी तो फिक्स है, डी तो जाने के वो कैप्स है ना, डी है फिक्स, और असल कहानी कहां पे आ जाएगी फिर, थीटा के ऊपर। तो थीटा वेरी करेगा 0 से 90 डिग्रीज पे, कहीं पे डी साइन थीटा होगा 1 लैम्डा, कहीं पे डी साइन थीटा होगा λ/2, कहीं पे 3 λ/2, 5 λ/2, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और फिर आपको नजर क्या आएगा, आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगे। हाँ ओ लेवल का फिजिक्स बिल्कुल फारिग नहीं था इसके सामने, नहीं ये ए लेवल